तो आज का हम लोगों का टॉपिक रहेगा रेवेन्यू रिकवरी एक्ट। देखते हैं एक बार कितने लोग आप में से। चलिए, ठाकुर देवेंद्र जी इसको पढ़े हैं, शहीदा जी नहीं पढ़े, रवि तेजा जी नहीं पढ़े। चलिए, और बाकी लोग भी, बाकी लोग। आई हैव हर्ड द नेम। अरे खतरनाक, नीरज उपाध्याय जी। अच्छा, चलिए, अच्छी बात है कि ज्यादातर लोगों ने नहीं पढ़ा। देवेंद्र जी ने पढ़े हुए हैं। चलिए, तो देवेंद्र जी पब्लिक चैट में फटाफट बता दीजिए कब से ये लागू हुआ था। द डेट ऑन विच रेवेन्यू रिकवरी एक्ट केम इनटू फोर्स। पब्लिक चैट में फटाफट बताइए। देखिए, बहुत छोटा सा एक्ट है, ठीक है। रेवेन्यू रिकवरी एक्ट जो है बहुत छोटा सा एक्ट है। टोटल कुल मिला के 10 सेक्शन आपको इसमें मिलेगा। अलग से कोई चैप्टर वैप्टर कुछ नहीं है। टोटल 10 सेक्शन है, एक आपका शेड्यूल है, छोटा सा एक्ट है, ठीक है। पर यहाँ से सवाल बहुत पूछा जाता है। वेरी 14/12/1890, वेरी गुड। 14 फरवरी 1890, बिल्कुल। ये बहुत अच्छा दिन है। देखिए, रेवेन्यू का रिकवरी किया जा रहा है, तो कब किया जा रहा है? वैलेंटाइंस डे के दिन किया जा रहा है ना। तो इसलिए 14/2 1890 में ये आपका लागू हुआ था। ये जो हम बता रहे थे आपको, ये बिल्कुल बहुत छोटा सा एक एक्ट है, जहां पे क्या होता है, पब्लिक का पब्लिक के पास किसी भी, मान लीजिए कि जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लीजिए पोस्ट ऑफिस का कोई कस्टमर, एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को चिट्ठी भेज रहा है। अब उसको क्या किया, उसने पोस्टेज स्टैम्प जो है लगाया नहीं, ठीक है। अब जब यहां से मेरा पैसा दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा, तो वहां पे उनको पैसा दे के लेना है। पर मान लीजिए उन्होंने मना कर दिया, ठीक है, कर सकता है। पर यहाँ पे इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द सेंडर टू पे द मनी, है ना, कि भाई तुमने चिट्ठी भेजा था, चलो तुमको पैसा देना ही देना होगा। तो ये क्या हुआ, एक रेवेन्यू हुआ जो ड्यू है ना। और उस रेवेन्यू को हमको रिकवर करना है। कैसे रिकवर करेंगे? इसी प्रकार का, मान लीजिए मेरा किसी एक जगह पे कोई एक लैंड है, और उस वहां का जो म्यूनिसिपलिटी है, उस म्यूनिसिपलिटी को हमको कुछ टैक्स देना होता है। और हम क्या किए, अपना गांव छोड़ के, अब मान लीजिए मेरा घर था वेस्ट बंगाल के किसी गांव में। अब हम क्या किए, कोलकाता में आके अपना एक फ्लैट खरीद लिए। अब मेरा प्रॉपर्टी एक्चुअल में मान लीजिए कि कोई एक डिस्ट्रिक्ट समथिंग, मान लीजिए कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट, मुर्शिदाबाद में मान लीजिए मेरा घर था, ठीक है। तो मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में मेरा घर था, वहां पे मेरा प्रॉपर्टी है, पर मैं रहता हूं कोलकाता में। अब वहां का प्रॉपर्टी का जो मेरा टैक्स होगा, उस टैक्स को कैसे रिकवर करेंगे, उस लैंड रेवेन्यू जो है उसको कैसे रिकवर किया जाएगा। इस प्रकार का जो चीज है, इसी को बताया गया रेवेन्यू रिकवरी एक्ट के भीतर, ठीक है, कि एक जगह का रेवेन्यू दूसरे जगह से कैसे हम रिकवर करें। अभी तक हम लोग एक्ट में आए नहीं राम जी, अभी तक हम लोग बस जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको स्क्रीन का जरूरत नहीं पड़ेगा, पर चलिए फिर भी मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। स्क्रीन में ये सब नहीं है, ठीक है। स्क्रीन में आपका खाली फिलहाल यही नजर आएगा आपको। हमारा थोड़ा पब्लिसिटी हो जाएगा। चलिए, आने देते हैं, एक मिनट। अरे, तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे कि किसी एक जगह पे मान लीजिए आपका घर है, और जहाँ पे आपका गांव था, जहाँ पे आप बचपन में रहते थे, तो वहां से आप आ गए कोलकाता शहर में, या मुंबई में, या दिल्ली में, कोई दूसरे जगह पे आप आ गए। तो आपका पुराना वाला जो गांव था, वहां पे आपका टैक्स ड्यू होते जाएगा, लैंड रेवेन्यू ड्यू होते जाएगा। अब उसको कैसे रिकवर किया जाएगा, है ना। तो ये जो एक मैटर है, या फिर मान लीजिए पोस्टल साइड से जब हम लोग एग्जांपल ले रहे थे, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मान लीजिए कि किसी एक कस्टमर जब किसी के पास चिट्ठी भेजता है, तो वहां पे भी कभी कभी रेवेन्यू ड्यू होने का चांसेस रहता है। और जहां से क्या किया जाता है, जो पोस्ट मास्टर जनरल होते हैं, उनके माध्यम से लिखा जाता है, किसके पास लिखा जाता है, जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट का हेड है। और उस डिस्ट्रिक्ट हेड क्या करते हैं, जो आपका कलेक्टर रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, इस रेवेन्यू रिकवरी एक्ट का जो दिया गया प्रोविजन है, इसी के आधार पे जो डिफॉल्टर है, जिसने हमारा पोस्टेज पे नहीं किया था, उनसे हम वो रिकवर करते हैं, है ना। जिस कारण से ये रेवेन्यू रिकवरी एक्ट जो है हमारे लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज देखिए, आपका लैंड रेवेन्यू के लिए आपको क्यों पढ़ने के लिए बोलेगा आईपी एग्जाम के लिए?
आप आईटी एग्जाम दे रहे हो, आपको इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट बनना है, तो उसके साथ रेवेन्यू रिकवरी एक्ट का क्या संबंध है ना? तो ये इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब आते हैं हम लोग इस एक्ट को लेके जब हम डिस्कस करते हैं तो नाम देखिए, रेवेन्यू रिकवरी एक्ट 1890। अब ये हो गया इसका शॉर्ट नेम। आगे हम लोग जब देखते हैं तो क्या बताया जाता है, इसका शॉर्ट नेम क्या, आगे आएंगे हम लोग, एट ए ग्लांस हम लोग डिस्कस करेंगे, पर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पे इसका दिया गया कि इट इज द फर्स्ट एक्ट ऑफ 1890, सन 1890 का ये पहला एक्ट था, एंड दिस एक्ट has came into effect from 14th फरवरी 1890। सन 1890 का 14 फरवरी से ये एक्ट जो है हमारा लागू हुआ था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, आगे हम लोग आएंगे कि पहला जो सेक्शन है, नॉर्मली वहां पे क्या क्या बताया जाता है, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एक्सटेंट, पर इस एक्ट में कमेंसमेंट बताया नहीं गया। अब देखिए, टाइटल है और एक्सटेंट है, कमेंसमेंट नहीं बताया गया। तो मेरे हिसाब से यहां से भी एक सवाल हो सकता है कि व्हाट इज द कंटेंट ऑफ सेक्शन 1 ऑफ रेवेन्यू रिकवरी एक्ट, जहां पे आपको ऑप्शन में दे देगा शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एक्सटेंट, शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट, है ना, नन ऑफ दिस। तो आपको याद रखना रहेगा कि भाई वहां पे केवल शॉर्ट टाइटल और एक्सटेंट है, कमेंसमेंट नहीं है, ठीक है। तो फिर भी यहाँ पे आप जब एक्ट का अगर आप नोटिफिकेशन देखते हैं, गेजेट नोटिफिकेशन अगर देखते हैं, तो वहां पे ये डेट ऑफ इफेक्ट जो है वो आपका दिया गया कब से, 14 फरवरी 1890। तो उसी को हम लोग याद रखेंगे, दिस एक्ट हैज केम इनटू इफेक्ट कब से, फ्रॉम 14 फरवरी 1890 से। और ये आपका पहला एक्ट था 1890 का। टोटल कितना सेक्शन है, टोटल 10 सेक्शन है, और इसमें एक शेड्यूल है, एक शेड्यूल भी है। अब ये शेड्यूल में क्या बताया गया अभी नहीं बोलेंगे, ये सस्पेंस है, सस्पेंस थ्रिलर, हम लोग बाद में उसको डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। अब आते हैं टोटल जो हमारा 10 सेक्शन है उसमें क्या क्या बोला गया। तो सेक्शन 1 हम लोगों को बताता है टाइटल एंड एक्सटेंट। इसका जो शॉर्ट टाइटल है, टाइटल खाली नहीं, इसको हम लोग शॉर्ट टाइटल पढ़ेंगे, शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट। सेक्शन 2 बताता है डेफिनेशन। सेक्शन 2 क्या बताता है, सेक्शन 2 बताता है डेफिनेशन। सेक्शन 3 क्या बताता है, सेक्शन 3 बताता है रिकवरी ऑफ पब्लिक डिमांड्स बाय एनफोर्समेंट फ्रॉम अदर डिस्ट्रिक्ट। दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, मान लीजिए हम जो एग्जांपल आपको दे रहे थे कि आपका घर है ए डिस्ट्रिक्ट में, और आप मतलब आपका घर था ए डिस्ट्रिक्ट में, आपने प्रॉपर्टी परचेस किए हैं बी डिस्ट्रिक्ट में, और बी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो, तो आपका प्रीवियस ए डिस्ट्रिक्ट का पैसा को अगर बी डिस्ट्रिक्ट से रिकवर करना है तो कैसे ये रिकवरी होगा, है ना। तो एक डिस्ट्रिक्ट का पैसा दूसरा डिस्ट्रिक्ट से कैसे रिकवर किया जाता है, वो प्रोसीड्यूर बताया गया सेक्शन 3 में। फिर सेक्शन 4 बताता है रिमेडी टू पर्सन डिनाइंग द लायबिलिटी टू पे द रिकवरेबल अमाउंट। अब मान लीजिए हमको बोला भाई तुम्हारे पास 5,000 रुपए ड्यू है, तुम 5,000 रुपए दो, पर हम भी मैथ ऑनर्स का स्टूडेंट है ना, हालांकि जो भी हो, तो आप सोच लीजिए भाई, हम ये तो कैलकुलेट करके देख लिए, हम नहीं है, पर आप सोच सकते हो, मान लीजिए आपको मैथ का अच्छा जानकारी है और आपने देखा नहीं ये तो 5,000 नहीं, मेरा तो ड्यू जो है वो 3,000 होना था, तो क्या करोगे, आपको रिप्रेजेंटेशन देना है। अदरवाइज मान लीजिए आपके पास, आप देखे कि आपको बोला कि तुम क्या करो, 2020 का जो टैक्स है वो टैक्स तुम, मतलब जो आपका म्यूनिसिपल टैक्स रहता है वो तुम नहीं दिए, पर आपने, आपके पास 2020 का जो टैक्स का रिसिप्ट है वो आपके पास अवेलेबल है, तो आप क्या करिएगा, रिप्रेजेंटेशन दीजिएगा, है ना। तो उनके खिलाफ जाना है या रिप्रेजेंटेशन देना है, तो वही जो रिमेडी है वो बताया गया है सेक्शन 4 में। रिमेडी टू पर्सन डिनाइंग द लायबिलिटी, कोई पर्सन अगर लायबिलिटी को डिनाई करता है तो उसके पास क्या रिमेडी है, कैसे उसको आपका रिकवर किया जा सकता है, तो ये बताया गया सेक्शन 4 में। फिर बताता है सेक्शन 5। सेक्शन 5 क्या बताता है, सेक्शन 5 बताता है रिकवरी ऑफ एरियाज ऑफ रेवेन्यू बाय अदर पब्लिक ऑफिसर और लोकल अथॉरिटीज। जब हम लोग आगे देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये रेवेन्यू रिकवरी के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एम्पावर किया गया कि भाई तुमको ये, आपको ये क्या करना है, ये सारा रिकवर करना है। अब मान लीजिए खाली तो ऐसा नहीं कि सारा रिकवर जो करना है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ही रेवेन्यू रहेगा ड्यू, हो सकता है कि मान लीजिए बीएलआरओ के पास कोई ड्यू रह गया,
हो सकता है कि मान लीजिए कोई दूसरा ऑफिसर, जैसे हमारा पोस्ट ऑफिस का रेवेन्यू रह गया, तो ये दूसरे पब्लिक ऑफिसर का, दूसरे लोकल अथॉरिटीज का भी रेवेन्यू ड्यू हो सकता है। अब उस रेवेन्यू का रिकवरी कैसे किया जाएगा, अदर पब्लिक ऑफिसर और लोकल अथॉरिटीज, उसके बारे में बताया गया है आपका सेक्शन 5। फिर सेक्शन 6 आता है जहां पे बताया जाता है प्रॉपर्टी लायबल टू सेल। अब मान लीजिए मेरा प्रॉपर्टी है किसी जगह पे, है ना, और वहां पे बहुत सारा रेवेन्यू ड्यू है, और हम क्या चाहते हैं, उस प्रॉपर्टी को भाई बेच देंगे। तो भाई तुरंत आप उसको बेच नहीं सकते, उसके लिए भी कुछ प्रोविजन है। तो ये जो प्रॉपर्टी वगैरह है, इसको सेल करने का जो प्रोविजन है, जब आपके पास आपके ऊपर कोई लायबिलिटी है, कोई रेवेन्यू रिकवर होने वाला है, उसका जो प्रोविजन है उसके बारे में सेक्शन 6 में बताया गया। फिर आता है सेक्शन 7, जो क्या करता है, जो सेव करता है। किसको सेव करता है, लोकल लॉ को। मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे जब आप देखिएगा, यहाँ पे पाकिस्तान, बर्मा, ये सब के बारे में भी बताया गया। तो मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर एरिया का लोकल लॉ जो है उसको भी ये मान्यता देता है। वो बोलता है कि उस एरिया का अगर रेवेन्यू रिकवरी के लिए कोई लोकल लॉ बनाया हुआ है, तो हम उसका जो प्रोविजन है उसको मान के चलेंगे, उसको काटेंगे नहीं। तो वही बात हमको बताता है सेक्शन 7, सेविंग ऑफ लोकल लॉज रिलेटिंग टू रेवेन्यू। फिर आता है सेक्शन 8, जहां पे क्या बोला जा रहा है, रिकवरी इन इंडिया ऑफ सर्टेन पब्लिक डिमांड्स अराइजिंग बियॉन्ड इंडिया, है ना। तो क्या बोला जा रहा है कि रेवेन्यू हम रिकवर कर रहे हैं कहां पे, इंडिया पे, पर डिमांड कहां पे बना है, तो डिमांड इंडिया के बाहर किसी जगह पे बना है ना। तो उसके बारे में भी प्रोविजन आपका दिया हुआ है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसको। फिर आपका बोला गया रिकवरी इन इंडिया ऑफ लैंड रेवेन्यूज एक्रूइंग इन बर्मा। तो जैसे यहाँ पे बियॉन्ड इंडिया कोई भी दूसरी जगह है, और यहाँ पे प्रिसाइजली बर्मा और आपका पाकिस्तान जो है उसको भी प्रिसाइजली बताया गया सेक्शन 90 में। खाली बर्मा नहीं है, इसके साथ पाकिस्तान भी आ जाएगा। फिर आपका आता है सेक्शन 10, क्या बताया जा रहा है, ड्यूटीज ऑफ कलेक्टर टू रिमीट द मनी कलेक्टेड इन सर्टेन केस। हम लोग क्या देखे कि पैसा रिकवर कौन करेगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रिकवर करेगा। अब कलेक्टर रिकवर करने के बाद वो अपने पास तो रखेगा नहीं, उसको क्या करना है, उसको वापस देना है। किसके पास देना है, जिसका रेवेन्यू ड्यू था उसके पास देना है। तो वो कैसे देगा, कितना पैसा देगा, कुछ काटेगा क्या नहीं, ये सारा बातें जो है यहाँ पे बताया गया। तो हम लोग अगर शुरू से एक बार देखें तो शॉर्ट टाइटल और एक्सटेंड सेक्शन 1 में था, 2 में डेफिनेशन था, फिर 3 में क्या बताया गया कि अदर डिस्ट्रिक्ट। आप ये टर्म को याद रखिएगा, पहला वाला शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड, दूसरा वाला डेफिनेशन। फिर टर्म याद रखिए अदर डिस्ट्रिक्ट। अदर डिस्ट्रिक्ट के बारे में कहां पे बताया गया, सेक्शन 3 में, कि अदर डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट का पैसा दूसरे डिस्ट्रिक्ट से कैसे रिकवर होगा, ये आपका बताया गया कहां पे, सेक्शन 3 में। फिर अगर पैसा रिकवर नहीं हो पाता है तो उसके ऊपर क्या प्रोविजन, मतलब पैसा अगर ज्यादा रिकवर हो रहा है या कुछ और इश्यू है, उसके अगेंस्ट में कैसे रिप्रेजेंटेशन देंगे, कहां बताया गया, सेक्शन 4 में बताया गया। फिर 5 में क्या बताया गया, दूसरा पब्लिक ऑथोरिटी। 5 में पब्लिक ऑथोरिटी, 5 में पब्लिक ऑफिसर, है ना। पब्लिक ऑफिसर और लोकल ऑथोरिटीज जो है उसका जो पैसा ड्यू है ना। इसमें आप 5 में पोस्ट ऑफिस भी याद रख सकते हो कि पोस्ट ऑफिस का रेवेन्यू ड्यू है, कैसे लीजिएगा, तो सेक्शन 5 में बताया गया। फिर 6 में सेल, देखिए 5 में आपका आ गया पब्लिक ऑफिसर, 5 से इधर भी पी उधर भी पी, है ना। सेक्शन 5 में पब्लिक ऑफिसर। सेक्शन 6 में सेल याद रखिए, 6 में याद रखिए सेल, प्रॉपर्टी लायबल टू सेल। 7 में याद रखिए सेविंग ऑफ लोकल लॉज, लोकल लॉ को सेव करना है। 7 में एक साथ रहिएगा तो ही सेव हो पाएगा। दोनों लोकल लॉ और रेवेन्यू रिकवरी एक्ट दोनों को साथ में लेके चलना है। क्या करना है, दोनों को साथ में लेके चलना है, तभी जाके उसका सेविंग होगा। फिर 8 में क्या बोला गया, 8 में बियॉन्ड इंडिया पब्लिक डिमांड, 8 में बियॉन्ड इंडिया पब्लिक डिमांड, और 9 में बर्मा में पब्लिक डिमांड, 9 में बर्मा में पब्लिक डिमांड, और 10 में क्या है आपका रेमिट द मनी, रेमिट द मनी जो भी आपका कलेक्ट हुआ था उसको रेमिट करना है। अब एक काम कीजिए, पब्लिक चैट में आप लोग
मेरे साथ थोड़ा जवाब दीजिए। सेक्शन 1 में क्या क्या बताया गया था? सेक्शन 1 में क्या बताया गया था? मैं क्लियरली ऑडिबल हूं ना? पब्लिक चैट में फटाफट बताइए, सेक्शन 1 में क्या बताया गया था? बिल्कुल, शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंड, शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंड, वेरी गुड, एक्सटेंड, ठीक है। चलिए, फिर आता है सेक्शन 2, वेरी गुड, शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंड। सेक्शन 2 में क्या था? सेक्शन टू में डेफिनेशन जैसे रहता है, सेक्शन 2 में शहीदा जी डेफिनेशन है, सेक्शन 2 में डेफिनेशन है। सेक्शन 3 में क्या था? अदर डिस्ट्रिक्ट में रिकवरी। सेक्शन 3 में क्या था? लिखिए मेरे साथ, सेक्शन 3 में क्या था? अदर डिस्ट्रिक्ट में रिकवरी, अदर डिस्ट्रिक्ट का रिकवरी। फिर सेक्शन 4 में क्या था? अदर डिस्ट्रिक्ट में रिकवरी हो गया सेक्शन 3 में, अदर डिस्ट्रिक्ट रिकवरी आपका सेक्शन 3 में। फिर सेक्शन 4 में क्या था? डिनाइंग लायबिलिटी, वेरी गुड, सेक्शन 4 में क्या था? डिनाइंग लायबिलिटी, लायबिलिटी को डिनाई करना है तो क्या करना है, सेक्शन 4 गया। फिर सेक्शन 5 में क्या था बताइए? 5 में क्या था? 5 में पब्लिक ऑफिसर और लोकल अथॉरिटीज, पब्लिक ऑफिसर लोकल अथॉरिटी, बिल्कुल, वेरी गुड, पब्लिक ऑफिसर और लोकल अथॉरिटी का जो डिमांड है उसको कैसे रिकवर किया जाएगा। 6 में क्या था? 6 में क्या था? 6 में 6 में सेल, 6 में सेल, वेरी गुड ठाकुर जी, 6 में क्या था? 6 में सेल था। फिर आपका 7 में क्या है? 7 में क्या है? 7 में लेके चलना है, किसको लेके चलना है? लोकल लॉ को भी लेके चलना है, सेविंग्स ऑफ लोकल लॉ, 7 में सेविंग्स ऑफ लोकल लॉ। फिर 8 में क्या था? 8 में क्या था बताइए? 8 में क्या था? बियॉन्ड इंडिया, बिल्कुल, 7 समुंदर, हम लोग एक गाना था ना, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, तो हम लोग 7 समुंदर में 8 समुंदर पार करेंगे, तब जाके 7 जब पार हो गया मतलब बियॉन्ड इंडिया पहुंच गए, है ना। तो बियॉन्ड इंडिया 8 में था, बियॉन्ड इंडिया 8 में था। अच्छा, फिर आपका 9 में क्या था बताइए? 9 में क्या था? 9 में क्या था बताइए? 9 में क्या था लिखिए? चलिए, 9 में क्या था? 9 में था आपका एक्विलिंग इन बर्मा, है ना, बर्मा में। फिर 10 में क्या था? 10 में बताइए? ड्यूटी ऑफ कलेक्टर, बिल्कुल, ड्यूटी ऑफ कलेक्टर आप बोल सकते हैं, उसका कलेक्ट, उनका ड्यूटी क्या रहता है? टू रेमिट मनी। तो देखिए बेसिक चीज हम लोगों को क्लियर हो गया, शॉर्ट टाइटल था, शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंड था, फिर डेफिनेशन था, फिर 3 में हम लोग देखे अदर डिस्ट्रिक्ट, 4 में हम लोग देखे डिनायल ऑफ लायबिलिटी, 5 में हम लोग देखे पब्लिक ऑफिसर और अदर ऑथोरिटीज जो रहेगा, 6 में हम लोग देखे सेल ऑफ प्रॉपर्टी, 7 में हम लोग देखे सेविंग ऑफ लॉ, 8 में हम लोग देखे पब्लिक डिमांड बियॉन्ड इंडिया, 9 में हम लोग देखे पब्लिक डिमांड इन बर्मा, और 10 में हम लोग देखे आपका, एक्चुअली 9 में बर्मा ही है, पाकिस्तान नहीं है, 9 में आपका बर्मा ही है, ठीक है। और 10 में आपका क्या बताया गया? ड्यूटी ऑफ कलेक्टर, है ना। तो अब इसी को हम लोग थोड़ा सा अंदर से देख लेते हैं, क्या क्या बताया गया। तो सेक्शन 1 हम लोगों को क्या बताता था? शॉर्ट टाइटल और एक्सटेंड, जिसमें बोला गया इसका नाम क्या है? तो रेवेन्यू रिकवरी एक्ट 1890। और ये कहां तक लागू है? इसका एक्सटेंड क्या है? तो बोला गया होल इंडिया। इसका एक्सटेंड क्या है? इसका एक्सटेंड है होल इंडिया, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, इंक्लूडिंग लद्दाख। लद्दाख और जम्मू कश्मीर को इसके भीतर शामिल कब से किया गया? तो 31/10/2019 से आपको इसके भीतर शामिल किया गया, ठीक है। ये होता है सेक्शन 1। आगे आते हैं सेक्शन 2, जहां पे 3 डेफिनेशन दिया गया। सेक्शन 2 में टोटल 3 डेफिनेशन दिया गया। क्या क्या डेफिनेशन है? नंबर 1 है डिस्ट्रिक्ट, नंबर 2 है कलेक्टर, और नंबर 3 में है डिफॉल्टर। डिस्ट्रिक्ट, डीसीडी, 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 डिस्ट्रिक्ट, कलेक्टर और डिफॉल्टर। डिस्ट्रिक्ट मतलब, देखिए डिस्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है सभी लोग जानते हैं, पर यहां पे उस डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ बोला गया डिस्ट्रिक्ट
ऑल्सो इंक्लूड्स प्रेसिडेंसी टाउन। कुछ प्रेसिडेंसी टाउन है, जैसे मेरे हिसाब से जैसे कोलकाता, मुंबई, ये सब बड़े बड़े जो शहर था, इसको हम लोग प्रेसिडेंसी बोलते थे, है ना। तो मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट जो रहेगा, भले ही वो डिस्ट्रिक्ट हो या ना हो, उसको भी हम लोग डिस्ट्रिक्ट ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली जो डिस्ट्रिक्ट है वो तो डिस्ट्रिक्ट है ना। डिस्ट्रिक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, जिला। तो जिला जो है, डिस्ट्रिक्ट जो है, वो तो डिस्ट्रिक्ट रहेगा ही। साथ ही साथ प्रेसिडेंसी टाउन जो है, इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन डिस्ट्रिक्ट। फिर आपका बोला गया कलेक्टर। अब कलेक्टर कौन है, तो बोला गया भाई ये बहुत बड़े साहब होते हैं। ही इज द चीफ इंचार्ज ऑफ द लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। किसी भी जिला का, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का देखभाल जो बड़े साहब जो इंचार्ज करते हैं, चीफ इंचार्ज करते हैं, उनको हम लोग कलेक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब इसको ऐसे याद रखिए, लैंड रेवेन्यू को जो कलेक्ट करता है उसी को हम कलेक्टर बोलते हैं। लैंड रेवेन्यू को जो कलेक्ट करता है उन्हीं को हम कलेक्टर बोलते हैं। ठीक है, आगे आते हैं डिफॉल्टर। आगे आते हैं हम लोग डिफॉल्टर। डिफॉल्टर किसको बोला जा रहा है, डिफॉल्टर मीन्स ए पर्सन फ्रॉम होम एन एरिया ऑफ लैंड रेवेन्यू। और ये देखिए दो चीज यहाँ पे आपको बताया गया, ध्यान दीजिएगा। यहां से आपका एमसीक्यू बनेगा 100%, लिख लीजिए, नहीं आया ना तो पैसा वापस। क्या बोला जा रहा है, डिफॉल्टर मीन्स ए पर्सन फ्रॉम होम एन एरिया ऑफ लैंड रेवेन्यू, जिसके पास लैंड रेवेन्यू या उसका एरिया ड्यू है, और इस सम रिकवरेबल एज एरिया ऑफ लैंड रेवेन्यू। देखिए जैसे पोस्ट ऑफिस का पैसा है, भाई ये तो लैंड रेवेन्यू है नहीं, बट इट इज ऑल्सो रिकवर्ड एज ए सम ऑफ लैंड रेवेन्यू। इसको भी हम लोग लैंड रेवेन्यू जैसे रिकवर करते हैं वैसे ही हम रिकवर करते हैं, उसको हम ट्रीट कर सकते हैं इसके भीतर, ए सम रिकवरेबल एज ए एरिया ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो आइदर लैंड रेवेन्यू ही ड्यू है या फिर कुछ दूसरा पैसा जिसको भी हम एज लैंड रेवेन्यू आपका रिकवर कर रहे हैं, ये जिसके पास ड्यू है उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे डिफॉल्टर। ठीक है, अब बोला गया कि मान लीजिए भाई ए एक व्यक्ति है जिसके पास आपका ड्यू है। अब उसने जब कुछ लिया था, कुछ प्रॉपर्टी परचेस किया था, कुछ लोन लिया था, तो उन्होंने किसी को श्योरिटी जाने के गारंटर रखा हुआ था। जैसे मान लीजिए आप एजुकेशनल लोन लेते हो, आप किसी भी लोन लेते हैं, तो वहां पे कोई एक पर्सन आपका श्योरिटी रहता है। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, पोस्ट ऑफिस में कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है ना। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी से हम लोग क्या करते हैं, लोन ले सकते हैं। आप महीने महीने में 2-4 हजार करके रखिए और वहां से आपको जब जरूरत पड़े तो आप पैसा लोन ले सकते हैं। अब आप याद करके देखिए, जब आप लोन लेते हैं तो वहां पे 2 आदमी रहता है जिसको आप श्योरिटी बनाते हैं, गारंटर बनाते हैं। अब यहाँ पे रेवेन्यू रिकवरी एक्ट बता रहा है, अगर आप पैसा नहीं देते हो आप तो डिफॉल्टर हो ही, साथ ही साथ जो आपका श्योरिटी था, जो आपका गारंटर था, वो भाई साहब भी डिफॉल्टर हो जाएंगे। क्लियर है, तो आप डिफॉल्टर हो, साथ ही साथ जो आपका गारंटर है, जो आपका श्योरिटी है, ही और शी इज ऑल्सो ए डिफॉल्टर। तो दोनों को इसके भीतर इंक्लूड किया गया, इसको ध्यान देना है, बस डेफिनेशन यहाँ पे आपका बताया गया। अब आते हैं हम लोग सेक्शन 3 पे। यहां तक क्लियर हो रहा है ना, एक बार पब्लिक चैट में बता दीजिए। ये छोटा सा एक्ट है, मतलब ये छोटा पैक बड़ा धमाका है, सवाल बहुत आता है यहां से। ठीक है, मतलब छोटा सा एक्ट है पर बीच बीच में बड़ा धमाका जब कर देता है ना तो खतरनाक हो जाता है, इसलिए इसको पूरा हम लोगों को अच्छे से सीख लेना है, पढ़ लेना है, याद कर लेना। अब आते हैं हम लोग सेक्शन 3। सेक्शन 3 में क्या बताया गया, तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए थे कि क्या था, अदर डिस्ट्रिक्ट, है ना। अदर डिस्ट्रिक्ट का पैसे कैसे हम लोगों को रिकवर करना है, तो वही बात बताया जा रहा है। देखिए, रिकवरी ऑफ पब्लिक डिमांड्स। पब्लिक डिमांड मतलब रेवेन्यू को यहाँ पे पब्लिक डिमांड बोला जा रहा है। द रिकवरी ऑफ पब्लिक डिमांड को आप रेवेन्यू याद रखिए, रिकवरी ऑफ रेवेन्यू जिसको हम पब्लिक डिमांड बोल रहे हैं। कैसे, बाय इन्फोर्समेंट प्रोसेसेस। देखिए
बहुत जगह पे क्या होता है, पैसा कोई देना नहीं चाहता है, लेना सब चाहता है, देना कोई नहीं चाहता है, जिसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ सकता है, उसके ऊपर जबरदस्ती करना पड़ सकता है। तो भाई इन्फोर्समेंट प्रोसेसेस इन अदर डिस्ट्रिक्ट, इन डिस्ट्रिक्ट अदर देन दोज इन विच इट बिकम पेएबल। तो जहां पे पेएबल है वहां से नहीं, दूसरे जगह से हमको क्या करना है, उसका रिकवरी करना है। तो यही प्रोसीड्योर आपका सेक्शन 3 में बताया गया कि एक डिस्ट्रिक्ट का पैसा दूसरे डिस्ट्रिक्ट से रिकवर कैसे किया जाए। तो यहाँ पे आपको टोटल 4 या 3 आपको छोटा छोटा सब क्लॉज यहाँ पे मिल जाएगा। एक एक करके हम लोग देख लेते हैं सब रूल को, सब सेक्शन को। क्या क्या बताया गया? नंबर 1 पहले आपका बताया गया, वेयर एन एरिया ऑफ लैंड रेवेन्यू or a sum recoverable as an area of land revenue is payable to a collector by a defaulter being or having property in another district। तो एक डिफॉल्टर से हमको रिकवर करना है जो being मतलब he is staying in a different district or he or she has a property इन एन अदर डिस्ट्रिक्ट। तो आइदर वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहता है या फिर उसको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर्टी है ना। तो यहां पर इसको कैसे रिकवर किया जाएगा? मान लीजिए वो क्या करता है, उसका प्रॉपर्टी जो है वो आपका एक्स डिस्ट्रिक्ट में है, उसका प्रॉपर्टी जो है मान लीजिए एक्स डिस्ट्रिक्ट में, तो उसको हमको रिकवर कहां से करना है? उसको हमको रिकवर करना है वाई डिस्ट्रिक्ट में। तो वही बात यहाँ पे बताया जा रहा है, वेयर एन एरिया ऑफ लैंड रेवेन्यू or a sum recoverable as an area of land revenue is payable to a collector by a defaulter being or having a property in other district than in which the area has accrued or the sum is payable। तो हमारा एरिया कहां पे बना? वाई डिस्ट्रिक्ट में बना। हमारा प्रॉपर्टी कहां पे है? एक्स डिस्ट्रिक्ट पे। या फिर हम रहते कहां पे है? एक्स डिस्ट्रिक्ट पे है। तो कलेक्ट कैसे किया जाएगा? तो हम रहते कहां पे? यहां पे देखिए हमारा एरिया कहां पे बना है? वाई डिस्ट्रिक्ट पे। अब द कलेक्टर ऑफ वाई डिस्ट्रिक्ट may send the collector of X district a certificate in the form as nearly as may be मतलब जिसको शेड्यूल में बताया गया है, जिसके भीतर वो फॉलोइंग चीज जो है यहाँ पे जो है वो बताएगा। क्या बोला जा रहा है? मेरा जो प्रॉपर्टी है वो एक्स डिस्ट्रिक्ट में है, हम रहते हैं एक्स डिस्ट्रिक्ट में, और हमारा ड्यू कहां पे है? वाई डिस्ट्रिक्ट में। तो जो हमारा वाई डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर रहेगा वो क्या करेगा? वो एक सर्टिफिकेट बनाएगा और क्या करेगा? बना के उसको एक डिस्ट्रिक्ट का जो कलेक्टर रहेगा उनके पास भेजेगा। तो कलेक्टर ऑफ वाई डिस्ट्रिक्ट एक सर्टिफिकेट बनाएगा और उसको एक डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के पास भेजेगा और बोलेगा कि भाई तुम एक काम करो, इनसे पैसा रिकवर करो। और उस सर्टिफिकेट में क्या क्या बात वो बताएंगे? तो देखिए वो जो बात बताएंगे वो शेड्यूल है, जिस शेड्यूल के बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे ना कि इस एक्ट में एक शेड्यूल है, तो उसी शेड्यूल को आप एक बार देख लीजिए। ये है वो शेड्यूल, ये है वो प्रोफॉर्मा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग सर्टिफिकेट बोलते हैं। इस सर्टिफिकेट वाला प्रोफॉर्मा को बना के एक कलेक्टर, यहां पे हम लोग कौन सा कलेक्टर देखे थे? कलेक्टर ऑफ वाई में सेंड टू द कलेक्टर ऑफ एक्स। तो यहां पे फ्रॉम द कलेक्टर ऑफ वाई हो जाएगा, टू द कलेक्टर ऑफ एक्स हो जाएगा, और वो बोलेगा कि भाई साहब देखो मेरा इतना पैसा बाकी है, किसके पास? फलाना व्यक्ति हु इज द सन ऑफ ये, और ये रेसिडेंट ऑफ दिस, ये इसका एड्रेस है, ये इसका पिताजी का नाम है, ये इसका अपना नाम है, इसके पास मेरा इतना पैसा ड्यू है, तो आप एक काम करिए, इसको रिकवर करिए और मेरे पास भेजिए। तो यही बात यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसमें क्या क्या चीज बताएगा। तो नंबर ऑफ बोलेगा नेम ऑफ द डिफॉल्टर, नंबर 2 उसका आइडेंटिफिकेशन, मतलब उनका जो एड्रेस है, उनका पापा का गार्जियन का नाम क्या है, और अमाउंट कितना ड्यू है, और कौन सा अकाउंट पे ये अमाउंट ड्यू है। तो ये 4 चीज, डिफॉल्टर का नाम, उसका आइडेंटिफिकेशन, कितना अमाउंट पेएबल है, और किस अकाउंट पे, मतलब ड्यू टू विच रीजन द अमाउंट इज ड्यू, है ना।
तो ये चार चीज जो है ये बताते हुए ये क्या करेगा, एक सर्टिफिकेट को भेजेगा। कलेक्टर जो आपका वाई डिस्ट्रिक्ट का रहेगा वो कलेक्टर एक्स डिस्ट्रिक्ट के पास भेजेगा। क्लियर है यहां तक? एक बार बताइए, यहां तक क्लियर है या नहीं? आगे बढ़े। आगे अब क्या बोला जा रहा है? अब देखिए, द सर्टिफिकेट, हमारा सर्टिफिकेट कौन बनाया था? हम लोग क्या देखे थे? ओई डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर जो था वो सर्टिफिकेट बनाया था। तो उसमें साइन कौन करेगा? वही साइन करेंगे। तो वही बात बताया जा रहा है। देखिए, द सर्टिफिकेट शैल बी साइंड बाय द कलेक्टर ऑफ वाई डिस्ट्रिक्ट, मतलब जो भेज रहा था, मेकिंग, जिसने वो बनाया सर्टिफिकेट, वही उसमें साइन करेंगे। आइदर वो खुद साइन करेंगे या फिर उन्होंने अगर बाय ऑर्डर इन राइटिंग अपना पावर को डेलीगेट किया है किसी दूसरे ऑफिसर के पास, तो आइदर द कलेक्टर विल साइन, or if he has delegated his or her power to another officer, then that officer will sign in the certificate, है ना। और साथ ही साथ बोला गया, एंड दिस शैल बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द मैटर स्टेटेड देयरइन। इसके लिए दूसरा डिस्ट्रिक्ट का ऑफिसर जो है उसको कुछ प्रूव करने का कोई आवश्यकता नहीं है कि भाई नहीं तुम्हारा ये नहीं था वो नहीं था, पैसा दो भाई, हमारे पास सर्टिफिकेट आया है, हमको पैसा रिकवर करना है। इट विल बी द कंक्लूसिव प्रूफ। इसके साथ कोई दूसरा प्रूफ नहीं चाहिए। अगर इसमें कोई सेटिस्फाइड नहीं है, ही और शी कैन मूव टू द कोर्ट, है ना। आगे हम लोग देखेंगे सेक्शन 4 में प्रोविजन बताया गया। अब क्या बोला जा रहा है? अब यहां पे वाई डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर ने सर्टिफिकेट बनाया और भेजा एक्स डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के पास। अब इनका क्या काम रहेगा? तो क्या बोला जा रहा है? द कलेक्टर ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट, दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट है उसका जो कलेक्टर है, ऑन रिसीविंग द सर्टिफिकेट, जब उनके पास सर्टिफिकेट आएगा, प्रोसीड टू रिकवर द अमाउंट स्टेटेड देयरइन, वहां पर जो अमाउंट बताया गया था उस अमाउंट को वो रिकवर करने के लिए प्रोसीड करेगा। कैसे प्रोसीड करेगा? एज इफ इट वेयर द एरिया ऑफ हिज और हर ओन डिस्ट्रिक्ट, वो अपना डिस्ट्रिक्ट का पैसा भी जैसे रिकवर करता, इस पैसे को भी सेम तरीके से रिकवर करेगा। ठीक है। अब आते हैं, ये शेड्यूल ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, बस यहां तक है हमारा सेक्शन 3 खत्म होता है। आगे आते हैं हम लोग सेक्शन 4 में। ठीक है। सेक्शन 4 में क्या बताया गया? सेक्शन 4 क्या बोला जा रहा है? रिमेडी अवेलेबल टू पर्सन डिनाइंग द लायबिलिटी। जो पर्सन लायबिलिटी को डिनाई कर रहा है उनके पास क्या रिमेडी है, ताकि वो जो एक्स्ट्रा पैसा पे किया है उसको वो रिकवर कर सके, है ना। तो क्या बोला जा रहा है? When the proceedings are taken against a person under the last foregoing section, सेक्शन 3 में हम लोग देखे थे किसी पर्सन से कैसे रिकवर किया जाएगा, तो उसी तहत जब किसी पर्सन से रिकवर किया जा रहा था, अब उसी के बारे में बताया जा रहा है। When the proceedings are taken against a person under the last foregoing section of the for the recovery of the amount stated in the certificate, that person, जिससे रिकवरी हो रहा था, 2-3 चीज यहां पे हो सकता है। देखिए, इफ ही डिनाइज हिज लायबिलिटी, अगर वो अपना लायबिलिटी को डिनाई करता है, नहीं हमको हमारे पास कोई पैसा ड्यू नहीं है, हम पे नहीं करेंगे, है ना। इफ ही डिनाइज हिज लायबिलिटी टू पे द अमाउंट और एनी पार्ट देयर ऑफ, आइदर उन्होंने पूरा पूरी मना कर दिया कि मेरे पास एक पैसा भी ड्यू नहीं है, हम 84-98 भी नहीं देंगे। अदरवाइज उन्होंने अगर पार्ट सम कुछ पैसा देने से मना कर दिया, मान लीजिए 5,000 का आपने चार्ज किया गया और वो बोला नहीं हमको 4,000 ही देना है, 1,000 तो ज्यादा हो रहा है। तीसरा, इफ ही पेज द सेम अंडर प्रोटेस्ट, वो पैसा तो देता है पर साथ ही साथ वो लिखित में उसका प्रोटेस्ट भी करता है, उसका विरोध भी करता है,
और बोलता है कि नहीं भाई, पैसा तुम ले रहे हो, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, कलेक्टर है, आप बोल रहे हैं इसलिए हम दे रहे हैं, पर ये पैसा हमको नहीं देना था, हम इसके खिलाफ है, हम लिखित में देते हैं। और ये लिखित में खुद भी दे सकते हैं, आइदर इट मे बी साइन बाय हिम और बाय हिज एजेंट, वो खुद भी साइन कर सकता है या अपना एजेंट से भी साइन करवा सकता है। तो ये अगर करता है, देन दिस पर्सन हैज द राइट टू इंस्टीट्यूट ए सूट इन द सिविल कोर्ट। तो उसके खिलाफ वो क्या कर सकता है, कोई सूट फाइल कर सकता है। अगर करना है तो कहां करेगा, सिविल कोर्ट पे करेगा। ठीक है, बात क्लियर हो रहा है कि भाई हमारे पास पैसा ड्यू था, पर हम बोले नहीं ड्यू तो है नहीं। अब हमने उनको बोला, इन्होंने सुना नहीं। अगर सुन लेता, मान लीजिए जो कलेक्टर है अगर सुन लेता या कुछ और हो पाता तो ठीक है, अदरवाइज क्या करेंगे, अदरवाइज क्या करेंगे, आई विल सी यू इन द कोर्ट। तो भाई हम तुमको कोर्ट में देख लेंगे, तो वो कोर्ट पे जाना होगा। अब बात आता है कि भाई ठीक है तुम कोर्ट में हमको देखोगे, पर कौन सा कोर्ट पे जाना है, तो आपको सिविल कोर्ट में जाना है। और सिविल कोर्ट किसी भी जगह पे आप नहीं जा सकते, तो कहां जाना है, तो बोला जा रहा है अगर आपको कोर्ट जाना ही है, देन द सूट मस्ट बी इंस्टीट्यूटेड इन ए सिविल कोर्ट हैविंग द जुरिस्डिक्शन in the local area in which office of the collector who made the certificate is situated। यहां पे देखिए हम रहते हैं और मान लीजिए पर्टिकुलर एक डिस्ट्रिक्ट में, पर हमारा रेवेन्यू ड्यू था कहां पे, वाई डिस्ट्रिक्ट पे। और डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर ने क्या किया था, सर्टिफिकेट बनाया था। तो हम, जिसने मेरे खिलाफ सर्टिफिकेट बनाया था, उसी एरिया का सिविल कोर्ट में ही हमको जाना होगा। हम जहां पे रहते हैं वहां पे कोर्ट पे ही जाएंगे, ये नहीं चलेगा। तो ये बात ध्यान देना है कि ये जगह से आपका सवाल आएगा एग्जाम पे कि उनको कौन सा कोर्ट में जाना है। तो कौन सा कोर्ट में जाना है, क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिए, सिविल कोर्ट विच हैव द जुरिस्डिक्शन इन द लोकल एरिया इन विच द ऑफिस ऑफ द कलेक्टर हु मेड द सर्टिफिकेट, जिसने सर्टिफिकेट को बनाया, इज सिचुएटेड, वहां पे आपको केस फाइल करना होगा, सूट फाइल करना होगा। साथ ही साथ बोला गया एंड द सूट शैल बी डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ इन फोर्स, कहां पे, एट द प्लेस वेयर द एरियर एक्रूड और लायबिलिटी अरोज, जहां पे मेरा लायबिलिटी क्रिएट हुआ था। ऐसा नहीं है कि भाई हम उधर नहीं रहते हैं, दूसरे जगह पे रहते हैं, तो मैं अपना रूल देखूंगा, नहीं चलेगा। तुम्हारा जहां पे लायबिलिटी क्रिएट हुआ, जहां पे एरिया ड्यू है, वहां का जो रूल है उसको तुमको मान के चलना है, उसी के कोर्ट में तुमको सूट फाइल करना है, और लॉ भी उसी का ही माना जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं, अगला सबसेक्शन क्या बोला जा रहा है, इन द सूट द प्लेंटिफ, प्लेंटिफ मतलब वादी, जिसने आपका जो आपका मतलब क्लेम करता है, अभियोग करता है, उसी को हम लोग प्लेंटिफ बोलते हैं। इन द सूट द प्लेंटिफ may give evidence with respect to any matter stated in the certificate। तो भाई आपको सर्टिफिकेट में जो बात बताया गया ना, उसी के रिस्पेक्ट में एविडेंस देना है। ऐसा नहीं राम कथा, शाम कथा, सीता कथा आप सारा चीज सुनाते जाओ, नहीं, जो मैटर सर्टिफिकेट में है उसी के अगेंस्ट में आपको एविडेंस देना है। ठीक है, और वो भी you also have to abide by the force, the law in force at the place, है ना, जहां पे वो प्लेस है जिसको हम लोग अभी अभी बात किए हैं, वहां का जो लॉ है उसको मानते हुए आपको सारा एविडेंस जो है देना रहेगा। ठीक है, और वो भी इन रिस्पेक्ट ऑफ द मैटर स्टेटेड इन द सर्टिफिकेट। अब दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू पाकिस्तान एंड बर्मा, ये जो सेक्शन है बोला गया भाई ये पाकिस्तान और बर्मा में भी एप्लीकेबल है। अब ये रूल जो था, एक्ट जो था, ये आप देखें 1890 का है ना, उस टाइम पे पाकिस्तान, बर्मा, इंडिया सारा एक ही जगह पे हम लोग सब थे, तो अकॉर्डिंगली ये सबसेक्शन को रखा गया और अभी तक इसको हटाया नहीं गया। तो याद रख सकते हैं हम लोग, बोला गया कि ये जो सेक्शन है ये पाकिस्तान और बर्मा के ऊपर भी एप्लीकेबल है। अगर वहां का लॉ
अभी तक वहां पे अगर ये लॉ अभी तक लागू है, मतलब ये लॉ जो है वहां पे भी लागू था, यहाँ पे भी लागू था, तो अगर वहां पे अभी भी ये लागू है तो ये सेक्शन उसके ऊपर भी लागू रहेगा। अब आते हैं हम लोग सब आपका सेक्शन 5 में। क्या बोला गया सेक्शन 5? सेक्शन 5 में क्या था? किसको किसको बहुत बोर लग रहा है, एक बार पब्लिक चैट में थोड़ा बता दीजिए। किसको किसको बोर लग रहा है? अच्छा, नहीं लग रहा है तो एक बार बता दीजिए। बोरिंग नहीं लग रहा है ना? चलिए, काम का चीज हमेशा खराब लगता है, हम लोगों को मजा आता है किसमें? जो चीज में मजा आएगा ना, हमेशा याद रखिएगा वो चीज अच्छा नहीं है। जैसे हम लोगों को सिगरेट में मजा आता है, दारू में मजा आता है, पर ना सिगरेट अच्छा है ना दारू, है ना? और हमको फाकी मारने में मजा आता है, पढ़ाई लिखाई करने में बिल्कुल मजा नहीं आता है। हालांकि एक चीज में मजा आता है और वो अच्छा भी है, वो है सैलरी, जिसमें मजा भी है और अच्छा भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, तब तक आप बताइए तो एक बार फिर से, अदर डिस्ट्रिक्ट से पैसा रिकवर कैसे करना है, कौन सा सेक्शन में बताया गया था? अदर डिस्ट्रिक्ट से कैसा रिकवरी कैसे करना है, कौन सा सेक्शन में बताया गया था? चलिए, 3 4 आंसर मिला। अग्निव जी, ठाकुर, रमिया, नीरज, सुमंत। वेरी गुड, वेरी गुड महेश जी। अच्छा, अब बताइए, डिनायल ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी को डिनाई करना किसी व्यक्ति के द्वारा सेक्शन 4 में बताया गया था। चलिए, वेरी गुड। अच्छा, शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट कौन सा सेक्शन पे बताया गया था? शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट सेक्शन 1 पे बताया गया था। वेरी गुड। अच्छा, डेफिनेशन कौन सा सेक्शन पे था? चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, डेफिनेशन में टोटल कितना डेफिनेशन था बताइए तो? चलिए, 3 डेफिनेशन। अच्छा, कलेक्टर को कहाँ पे डिफाइन किया गया था? कौन सा सेक्शन में कलेक्टर को डिफाइन किया गया था बताइए तो? चलिए, वेरी गुड। 2 के 2 में डिफाइन किया गया था। DCD, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिफॉल्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिफॉल्टर। ये पूरा आपका नंबर ऑफ अल्फाबेट्स के हिसाब से ही है ना? डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा कम लग रहा है, कलेक्टर में थोड़ा ज्यादा है, डिफॉल्टर में और थोड़ा ज्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेक्शन 5 को लेके हम लोग डिस्कस कर रहे थे। सेक्शन 5 में क्या बताया गया? रिकवरी बाय कलेक्टर्स of sum recoverable as arrears of revenue by other public officer or local authorities। तो 5 में हम लोग क्या देखे थे? अदर पब्लिक ऑफिसर और लोकल ऑथोरिटीज का जो रेवेन्यू ड्यू है, उसको कैसे रिकवर करेगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अदर पब्लिक ऑफिसर और आपका लोकल ऑथोरिटीज, इन लोगों का रेवेन्यू को कैसे रिकवर करेगा? तो क्या बोला जा रहा है? Where any sum is recoverable as an arrear of land revenue of any public officer other than the collector or by local authority। तो क्या बोला जा रहा है? Where any sum is recoverable, जब भी कोई भी पैसा रिकवरेबल है, कैसे? As arrear of land revenue, है ना? As arrear of land revenue of any public officer, किसी भी पब्लिक ऑफिसर का, अदर देन द कलेक्टर और बाय द लोकल अथॉरिटी। तो किसी भी पब्लिक ऑफिसर या लोकल अथॉरिटी के द्वारा अगर कोई पैसा रिकवरेबल है तो वो क्या करेगा? तो बोला जा रहा था, कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच द ऑफिस ऑफ दैट ऑफिसर और अथॉरिटी इज सिचुएटेड shall on request of the officer or authority proceed to recover the sum। ठीक है, सेंटेंस को थोड़ा घुमा पिचा के लंबा करते हुए लिखा गया, पर बात पूरा आसान है। क्या बोला गया? पैसा रिकवर किसको करना है? पब्लिक ऑफिसर को या अदर लोकल अथॉरिटी को। वो क्या करेगा? वो रिक्वेस्ट करेगा। किसको रिक्वेस्ट करेगा? अपना डिस्ट्रिक्ट का जो कलेक्टर रहेगा उसके पास वो रिक्वेस्ट करेगा। और जब उनके डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के पास रिक्वेस्ट करेगा तो वो क्या करेगा? ही विल प्रोसीड टू रिकवर द सम।
वो पैसा को रिकवर करने का प्रोसेस में लग जाएगा। अपने डिस्ट्रिक्ट का पैसा है तो खुद कर लेगा, अदरवाइज अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट का है तो वहां पे सर्टिफिकेट भेज देगा, है ना। बात पूरा आसान है। देखिए क्या हुआ, हमारा पैसा रिकवर करना है, हमने क्या किए, अपने डिस्ट्रिक्ट का जो ऑफिसर है, जैसे हम लोग पोस्ट ऑफिस में अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं, एसओ में अगर एप्लीकेशन आता है, एसओ क्या करता है, एचओ के पास भेज देता है और एचओ आपका ट्रांसफर करता है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका आपका मान लीजिए कोई भी छोटा मोटा कोई ऑफिसर है, उनके पास कोई ड्यू है, उनको रिकवर करना आता नहीं, तो वो क्या मतलब आता नहीं मतलब उनको परमिसिबल नहीं है, वो क्या करेगा, अपना जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, उनके पास भेज देगा कि सर देखिए मेरा पैसा ड्यू है, ये आदमी बहुत बदमाश है, हमको पैसा नहीं दे रहा है, इसको रिकवर करिए। तो उनके पास चला गया। अब वो क्या करेगा, वो रिकवर करेगा। कैसे रिकवर करेगा, अब ये दो चीज देखेगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, कि वो पैसा उनके अपने डिस्ट्रिक्ट से कलेक्ट करना है या दूसरा डिस्ट्रिक्ट से। अगर अपने डिस्ट्रिक्ट का है तो भाई मेरा डिस्ट्रिक्ट तो मेरा बात मानेगा, मेरे जुरिस्डिक्शन पे है ना। पर अगर ये पैसा मेरे डिस्ट्रिक्ट से रिकवर नहीं होने वाला है, किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से रिकवर होने वाला है, तो हम लोग सेक्शन 3 में देखे थे दूसरे डिस्ट्रिक्ट से कैसे पैसा रिकवर करता है। तो उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए सर्टिफिकेट देना होता है। किसको, दूसरे डिस्ट्रिक्ट का जो कलेक्टर है उनको, है ना। मतलब उनको बेसिकली अपना दोस्त को फोन घुमाना पड़ेगा कि भाई साहब देख लो ये पैसा को रिकवर करना है, तो वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के पास जाएगा और वहां से रिकवर हो जाएगा। तो यही बात देखिए यहाँ पे बताया गया, रिकवर द सम एज इफ इट वर एन एरिया ऑफ लैंड रेवेन्यू विच हैज एक्रूड टू हिज ओन डिस्ट्रिक्ट। तो वो कैसे रिकवर करेगा, वो ऐसे रिकवर करेगा कि भाई पैसा मेरा ही ड्यू है ना, तो उस तरीके से रिकवर करेगा अगर वो अपने डिस्ट्रिक्ट का हुआ तो। अदरवाइज इफ इट बिलोंग्स टू एनी अदर डिस्ट्रिक्ट, उनको क्या करना होगा, ही और शी हैज टू सेंड द सर्टिफिकेट, उनको सर्टिफिकेट भेजना पड़ेगा किसके पास, टू द कलेक्टर ऑफ अनदर डिस्ट्रिक्ट, है ना, अंडर द फोरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड एज इफ द सम वर पेएबल टू हिमसेल्फ। मतलब उनका अपना पैसा होता तो भी वो सर्टिफिकेट देता, यहाँ पे दूसरे का पैसा है तो भी वो सर्टिफिकेट देगा। तो ये बात यहाँ पे आपका सेक्शन 5 में बताया गया। पूरा आसान सा चीज है, क्लियर है सेक्शन 5। आगे बढ़े, चलिए अब आते हैं हम लोग। देखिए आधा रूल तो हम आधा एक्ट हम लोगों का खत्म हो चुका है ना, आधा क्या आधा से ज्यादा हो चुका है। आगे आते हैं हम लोग सेक्शन 6 पे। सेक्शन 6 क्या बताया जा रहा है, बोला जा रहा है प्रॉपर्टी लायबल टू सेल अंडर दिस एक्ट, है ना। अब 6 में हम लोग सेल देखे थे, तो वही सेल के बारे में बताया जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, व्हेन द कलेक्टर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट रिसीव्स द सर्टिफिकेट अंडर दिस एक्ट ही मे इशू ए प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन किसको बोला जाता है, तो बोला जा रहा है कि प्रोक्लेमेशन इज अ फॉर्मल पब्लिक स्टेटमेंट, घोषणा जिसको हम लोग बोलते हैं ना। तो ये एक फॉर्मल पब्लिक स्टेटमेंट है जो कलेक्टर इशू करेगा और जिसमें बोल देगा कि भाई देख लो इसका पैसा ड्यू है, इससे प्रॉपर्टी परचेज नहीं करना है, कोई कुछ ट्रांसफर नहीं करना है, नहीं तो पैसा सारा हम तुमसे ही वसूल लेंगे, है ना। तो व्हेन द कलेक्टर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट रिसीव्स द सर्टिफिकेट, जब भी किसी कलेक्टर के पास ये सर्टिफिकेट आता है टू रिकवर द रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू, वो क्या करेगा, ही और शी में इशू ए प्रोक्लेमेशन, उनको एक प्रोक्लेमेशन इशू करना रहेगा, है ना। और क्या करेगा, जिस प्रोक्लेमेशन में ही विल प्रोहिबिट द ट्रांसफर और चार्जिंग ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द डिफॉल्टर इन द डिस्ट्रिक्ट। तो वो क्या करेगा भाई, वो एक घोषणा करेगा और बोल देगा इस व्यक्ति से ना प्रॉपर्टी आपको लेना है ना देना है, कुछ नहीं करना है, ऐसा एक घोषणा वो दे देगा। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कलेक्टर में एट एनी टाइम, कलेक्टर के पास खुली छूट, पूरा खुला छूट दिया गया और बोला कि उनको जब मर्जी ही और शी में बाय ऑर्डर इन राइटिंग, उनको लिखित में देना है, विथड्रॉ द प्रोक्लेमेशन, वो कभी भी इस घोषणा को विथड्रॉ कर सकता है। ठीक है, एक नंबर उनको बोला गया कि वो विथड्रॉ कर सकता है। दूसरा चीज बोला गया द प्रोक्लेमेशन विल बी डीम्ड टू बी विथड्रॉन। कुछ और केस है जहां पे इट विल बी ट्रीटेड टू बी विथड्रॉन। कौन सा केस में, इफ
द अमाउंट स्टेटेड इन द सर्टिफिकेट हैज बीन रिकवर्ड, जो पैसा ड्यू था वो रिकवर हो चुका है, तो मान लिया जाएगा कि भाई ये घोषणा जो है वो खारिज हो गया। दूसरा, द प्रॉपर्टी हैज बीन सोल्ड फॉर रिकवरी ऑफ द अमाउंट, प्रॉपर्टी को बेचा गया, किस लिए बेचा गया? उस पैसे को रिकवर करने के लिए, तो उस जगह पे भी इसको हम लोग मान लेंगे। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग सबसेक्शन 3 में। क्या बताया जा रहा है? एनी प्राइवेट एलिनेशन, एनी प्राइवेट एलिनेशन, एलिनेशन का मतलब होता है, मतलब इजी इंग्लिश अगर बोलिएगा तो उसका मतलब होता है ट्रांसफर। एनी प्राइवेट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का किसी भी प्रकार का प्राइवेट ट्रांसफर, मेरा एक बाइक था, हमने क्या किया, किसी को दे दिया कि भाई ले ले तू रख ले, तो वो सब नहीं चलेगा, वही बात बताया जा रहा है। बोला जा रहा है एनी प्राइवेट एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ और ऑफ एनी इंटरेस्ट ऑफ द डिफॉल्टर देयरिन, तो आइदर प्रॉपर्टी का ट्रांसफर या फिर प्रॉपर्टी से कोई इंटरेस्ट, ये ऑफ एनी इंटरेस्ट ऑफ द डिफॉल्टर देयरिन, इसका ट्रांसफर वेदर बाय सेल, गिफ्ट, मॉर्गेज और अदरवाइज मेड आफ्टर द इश्यू ऑफ प्रोक्लेमेशन एंड बिफोर द विथड्रॉल देयरऑफ शैल बी वॉइड। तो अगर मेरा एक बार प्रोक्लेमेशन हो गया, घोषणा हो गया कि भाई नहीं प्रॉपर्टी को सेल वेल कुछ नहीं करना है, तो ना तो हम उस प्रॉपर्टी को सेल कर पाएंगे, ना उससे कुछ अगर इंटरेस्ट मुझे मिला, मेरा मान लीजिए कोई लैंड था, वहां से हमको कुछ किराया मिला, और उसको भी हम क्या नहीं कर सकते, उसको भी हम लोग ट्रांसफर ये सब नहीं कर सकते, गिफ्ट नहीं कर सकते, मॉर्गेज नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते। अगर कुछ किया जाएगा देन इट शैल बी ट्रीटेड एज वॉइड। Any person who may purchase the property at a sale held for recovery of the amount shall be void, and any person who may purchase the property at a sale held for the recovery of the amount stated in the certificate। अब यहाँ पे एक बात और बताया गया, हम यहाँ पे देखे हुए थे अगर प्रॉपर्टी को सेल किया जा सकता है, कब किया जा सकता है? इफ इट इज सोल्ड फॉर द रिकवरी ऑफ द अमाउंट। तो बोला जा रहा है कोई पर्सन अगर उस प्रॉपर्टी को परचेज करता है, ठीक है कर सकता है, बट ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिकवरी ऑफ द अमाउंट। अब जो उस व्यक्ति जिसने बेचा, उनके पास से हमको जो रिकवर करना था वो रिकवरी हम आपसे करेंगे। ठीक है, ये बात यहां पे आपका बोल दिया गया। आगे आते हैं हम लोग, आगे यहां पे कुछ और प्रोविजन दिया गया। क्या बोला गया? व्हेन proceedings are taken against immovable property under this act for the recovery of an amount stated in the सर वॉइस नहीं आ रहा है, कट रहा है वॉइस। चलिए अब आते हैं हम लोग सबसेक्शन 4 में। क्या बोला जा रहा है? सब्जेक्ट टू द फोरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन। इसके पहले जो हम लोग प्रोविजंस वगैरह देखे हुए हैं उसी को मानते हुए यहाँ पे बताया जा रहा है व्हेन द प्रोसीडिंग्स आर टेकन अगेंस्ट एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर दिस एक्ट फॉर द रिकवरी ऑफ एन अमाउंट स्टेटेड इन ए सर्टिफिकेट, द इंटरेस्ट ऑफ द डिफॉल्टर अलोन वेदर देयरिन शैल बी सो प्रोसीडेड अगेंस्ट or no encumbrance created, grants made or contracts entered into by him in good faith shall be rendered invalid by reason only of proceedings being taken against those interests। तो क्या बोला जा रहा है कि पहले जो बात बोला गया उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, साथ ही साथ बोला गया अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का आपका क्या हो रहा है, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर सेल किया जा रहा है ना, इफ एनी प्रोसीडिंग्स आर टेकन अगेंस्ट एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर दिस एक्ट फॉर रिकवरी ऑफ द अमाउंट स्टेटेड इन द सर्टिफिकेट। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल किया जा रहा है, किस लिए सेल किया जा रहा है? ताकि सर्टिफिकेट में दिया गया अमाउंट जो है उसको आपका रिकवर किया जा रहा है। तो बोला जा रहा था इंटरेस्ट ऑफ डिफॉल्टर अलोन, यहां पे जो डिफॉल्टर है उनको अगर कुछ बेनिफिट मिलता है या फिर
उन्होंने अगर कोई कुछ मान लीजिए कुछ और बेनिफिट उनको हासिल हुआ, या फिर कोई और कुछ इनकम बेस जो है वो क्रिएट होता है, या फिर कोई ग्रांट वो बनाता है, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ बनाता है, तो बेसिकली मान लीजिए किसी के साथ आपका उन्होंने डील किया कि हम अपना प्रॉपर्टी को सेल करेंगे और उनसे कुछ बेनिफिट वगैरह ले रहा है, तो ठीक है। अगर वो कुछ दूसरा बेनिफिट ले भी रहा है तो हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको अपना पैसे से मतलब है। जो हमारा रेवेन्यू रिकवरी ड्यू है वो अगर हमको आ जाता है और उसके लिए अगर वो प्रॉपर्टी को सेल करता है और जहां पे उन्होंने इनकम बेस जो है उसको चेंज करता है, पहले आपका कोई था बाद में दूसरे किसी को लिया गया, या फिर कुछ और ग्रांट वो लेता है, या फिर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उसको इनवैलिड नहीं किया जाएगा खाली इस रीजन से कि उसके अगेंस्ट में आपका कुछ अमाउंट ड्यू वगैरह है और उसके आधार पे उसको आप इनवैलिड घोषणा नहीं कर सकते। तो फंडा क्या हो रहा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर सेल करते हुए आपका रेवेन्यू रिकवर किया जा रहा है, जो सर्टिफिकेट का अमाउंट ड्यू है उसको रिकवर कोई करना चाहता है, तो वहां से अगर उसको कुछ बेनिफिट मिलता है, वो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसको आप इनवैलिड घोषणा नहीं कर सकते। ठीक है। ए प्रोक्लेमेशन अंडर दिस सेक्शन, अब यहाँ पे जो बात बोला गया, हम लोग जो सेक्शन 6 के भीतर जो 1 2 3 4 प्रोविजन हम लोग देखे, तो बोला जा रहा है कि प्रोक्लेमेशन एक घोषणा कैसे किया जा रहा है। ए प्रोक्लेमेशन अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड बाय बीट ऑफ ड्राम, ड्राम बजाते हुए जैसे हम लोग करते हैं, या फिर कोई भी दूसरा कस्टमरी मेथड, कोई भी और मेथड जिसको हम अप्लाई करते हैं, and by posting of copy thereof on the conspicuous place, कोई भी ऐसा प्लेस जो सबके नजर में आए, इजीली विजिबल, ऐसा कोई जगह पे नियर द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के नजदीक, ये सब जगह पे नोटिस लगाते हुए। तो बेसिकली क्या बोला गया, घोषणा कैसे करना है, तो भाई ड्राम पीटो, ड्राम पीट के बताओ, या कुछ मान लीजिए जैसे हम लोग करते हैं ऑटो बोटो लग करके घोषणा करते करते जाते हैं, आज इस तारीख को इस जगह पे ये होगा वो होगा, तो वो दूसरा कस्टमरी जो मेथड्स है वो मेथड भी आप अपना सकते हैं। साथ में क्या बोला गया, पोस्टिंग ऑफ कॉपी, जो भी नोटिस है उसका एक कॉपी किसी कंस्पिशियस, किसी स्पष्ट जगह पे, ऐसा जगह पे जो इजीली विजिबल हो, है ना, ऐसा जगह पे, और साथ ही साथ प्रॉपर्टी के नजदीक वाला एरिया पे वो घोषणा को आपको क्या करना है, हम लोगों को डिस्प्ले करना है। तो ये बात यहाँ पे आपका बताया हुआ है। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। आवाज क्लियर हो रहा है ना मेरा, आवाज आ रहा है? चलिए आगे आते हैं। सेक्शन 7, सेक्शन 7 में क्या बोला गया, सेक्शन 7 बताता है सेविंग ऑफ लोकल लॉज, सेविंग ऑफ लोकल लॉज रिलेटिंग टू रेवेन्यू, रेवेन्यू के संबंधित लोकल लॉ जो है उसको भी हमको क्या करना है, सेव करना है। तो बोला जा रहा है दिस एक्ट विल नॉट अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ एनी अदर इनेक्टमेंट, कोई भी दूसरा इनेक्टमेंट, दूसरा प्रोविजन जो दूसरे एक्ट में दिया हुआ है, जो फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इज एप्लीकेबल इन दैट प्लेस, उसके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। ये बात आपका बताया गया है ना। तो यही बात बताया जा रहा है, दिस एक्ट विल नॉट अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ एनी अदर इनेक्टमेंट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स फॉर रिकवरी ऑफ लैंड रेवेन्यू वर सम रिकवरेबल एज लैंड रेवेन्यू अंडर लोकल लॉज। तो लोकल लॉ का दिया हुआ कोई भी प्रोविजन को ये वायलेट नहीं करेगा, उसके ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट इसका नहीं रहेगा। दिस शैल नॉट ऑथोराइज, ये एक्ट जो है ये किसी को ऑथोराइज नहीं करता है किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए। भाई तुम्हारा टैक्स बाकी है, रेवेन्यू जो है बाकी है, म्यूनिसिपल टैक्स जो है बाकी है, तो हम आए हैं तुमको अरेस्ट करने के लिए, तो ये एक्ट हमको वो परमिशन नहीं देता है। तो ये बात भी हम लोगों को याद रखना है। आगे आते हैं हम लोग सेक्शन 8। सेक्शन 8 पे क्या बताया गया, बोला जा रहा है रिकवरी इन इंडिया ऑफ सर्टेन पब्लिक डिमांड्स
अराइजिंग बियॉन्ड इंडिया। तो इंडिया के बाहर भी अगर कभी कोई डिमांड क्रिएट होता है ना, तो उसको हम लोग इंडिया के भीतर कैसे आपका रिकवर करें, उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया। बोला जा रहा है व्हेन दिस एक्ट हैज बीन अप्लाइड, क्योंकि ये एक्ट आपका थोड़ा पुराना है, थोड़ा नहीं बहुत पुराना है, 1890 का, जिस कारण से कुछ कुछ बातें इस प्रकार का आता है यहाँ पे, जो आज के दिन में इम्प्लीकेशन उतना ज्यादा इम्पैक्ट उतना नहीं रहता है। तो क्या बोला जा रहा है व्हेन दिस एक्ट हैज बीन अप्लाइड टू एनी लोकल एरिया, अगर ये एक्ट किसी भी लोकल एरिया में एप्लीकेबल है, विच इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए कोई भी ऐसा लोकल एरिया है जिसके ऊपर ये एक्ट लागू है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में आता है, पर इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडिया, पर ये इंडिया का पार्ट नहीं है, तो वहां पर भी द रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू जो हमारा होगा, या फिर जो भी दूसरा पैसा विच इज रिकवरेबल एज एरिया ऑफ लैंड रेवेन्यू, है ना, एंड आर पेएबल टू द कलेक्टर और अदर पब्लिक ऑफिसर और लोकल अथॉरिटी मे बी रिकवर्ड एज रिकवर्ड अंडर दिस एक्ट। तो क्या बोला गया, ये एक्ट अगर कोई ऐसा लोकल एरिया होगा विच इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी लोकल एरिया है, कोई भी एरिया है जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के भीतर आता है। मान लीजिए हमारा देश ने क्या किया, किसी और एक देश को दखल कर दिया, है ना, कोई दूसरा जगह भी दखल कर लिया। अब मान लीजिए वो क्या हो रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसको एडमिनिस्टर कर रहा है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ही देख रहा है, पर वो इंडिया का पार्ट नहीं है, वो इंडिया का बाहर का है ना। तो बोला जा रहा है वहां पर भी रेवेन्यू, जो लैंड रेवेन्यू रहेगा या फिर एरियाज ऑफ any other area which is recoverable as land revenue, these may also be collected under this act। इस एक्ट के तहत हम वहां से भी पैसा जो है रिकवर कर सकते हैं। तो क्या बोला गया, यही बात यहाँ पे बताया गया। आगे आते हैं हम लोग सेक्शन 9, जहां पे क्या बोला गया, रिकवरी इन इंडिया। रिकवरी इन इंडिया क्या रिकवर कर रहे हैं, लैंड रेवेन्यू एक्रूइंग इन बर्मा एंड पाकिस्तान। तो बर्मा में और पाकिस्तान में आप अगर देखिएगा तो इसके साथ पाकिस्तान भी इंक्लूडेड है ना। तो वहां पे अगर कोई रेवेन्यू ड्यू है तो उसको भी हम लोग, जैसे हम लोग यहाँ पे रिकवरी देखे थे उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग रिकवर कर सकते हैं। तो क्या बोला जा रहा है, द सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट एन एरिया ऑफ लैंड रेवेन्यू accruing in Burma or as a sum recoverable in Burma as an area of land revenue and payable to a collector or other public officer or local authority in Burma। तो बर्मा में जो कलेक्टर है, दूसरा कोई पब्लिक ऑफिसर है और कोई लोकल अथॉरिटी है बर्मा में, उनके द्वारा इसको भी रिकवर किया जा सकता है अंडर दिस एक्ट। चलिए तो आगे आते हैं हम लोग, सेक्शन 9 को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, है ना। सेक्शन 8 हम लोग देखे हुए थे, सेक्शन 9 हम लोग देख रहे थे। क्या बोला जा रहा है सेक्शन 9 में, रिकवरी इन इंडिया ऑफ लैंड रेवेन्यूज एक्रूइंग इन बर्मा। तो क्या बोला जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है, डायरेक्शन दे सकता है, किस लिए, दैट द एरिया ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्रूइंग इन बर्मा और ए सम रिकवरेबल इन बर्मा as an area of land revenue payable to a collector or other public officer or local authority in Burma may be recovered under this act in India। तो जैसे हम लोग अदर डिस्ट्रिक्ट से रिकवर कर रहे थे, सिमिलरली सेंट्रल गवर्नमेंट के निर्देश अनुसार हम लोग बर्मा में भी अगर कोई ऐसा साम आपका ड्यू होता है तो उसका भी रिकवर किया जा सकता है, ठीक है, इस एक्ट के तहत। फिर क्या बोला जा रहा है, फॉर रिकवरिंग एनी एरिया ऑफ टैक्स पेनल्टी ड्यू अंडर द इनेक्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट और सुपर टैक्स इन, सुपर टैक्स एक आता है विच इज एप्लीकेबल इन बर्मा, जो बर्मा में आपका एप्लीकेबल था। द कलेक्टर शैल हैव द एडिशनल पावर्स एज ही हैज इन केस ऑफ इंडियन इनकम टैक्स। इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में
जो आपका पावर रहता है आपका टैक्स वसूल करने का, वो पावर इस एक्ट के तहत क्या किया गया, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उनके पास भी ये आपका पावर दिया गया। किसको दिया गया? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दिया गया। कौन सा पावर दिया गया? तो बोला गया ये जो इनकम टैक्स एक्ट 1922 है, इसका सेक्शन 46 के 2 में कोई एक प्रोविजन है, कोई एक पावर है, जिस पावर के तहत इनकम टैक्स वगैरह उसका जो ड्यू है, जो पेनल्टी है, ये सारा जो अमाउंट है वो रिकवर कर सकता है। और ये पावर किसको दिया गया? कलेक्टर के पास दिया गया। तो दो चीज हम लोग देखें, एक नंबर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथोराइज अगर करेगा तो बर्मा का जो ड्यू है, बर्मा में जो लैंड रेवेन्यू वगैरह है, वो रिकवरी हम लोग यहाँ का भी किया जा सकता है, इस एक्ट के तहत भी किया जा सकता है। दूसरा, कोई भी इनकम टैक्स, कोई भी पेनल्टी जो इनकम टैक्स के तहत आपका ड्यू है बर्मा में, तो उसका भी रिकवर करने का पावर हमारे पास दिया गया। और इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट का एक सेक्शन के बारे में बताया गया, सेक्शन 46 के सब सेक्शन 2। तो ये बात बताया गया हम लोगों को सेक्शन 9 पे। अब आते हैं हम लोग सेक्शन 10, जो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मुझको, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बताया गया? ड्यूटी ऑफ कलेक्टर। कलेक्टर का क्या ड्यूटी रहेगा, कैसे ही और शी विल रिमिट द मनी कलेक्टेड इन सर्टेन केसेस, डिफरेंट केसेस में अदर डिस्ट्रिक्ट से या दूसरे जगह से जो पैसा रिकवरी होगा उसको कैसे पे किया जाएगा। तो बोला जा रहा है वेयर ए कलेक्टर रिसीव्स अ सर्टिफिकेट, जब एक कलेक्टर के पास सर्टिफिकेट आता है अंडर दिस एक्ट फ्रॉम ए कलेक्टर ऑफ गया। चलिए, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेक्शन 10 के बारे में, जहां पे क्या बोला जा रहा है, ड्यूटी ऑफ कलेक्टर्स टू रिमिट द मनी, है ना, कलेक्टेड इन सर्टेन केस, डिफरेंट जगह से जो पैसा हम लोग कलेक्ट करते हैं उसी को कैसे हम पेमेंट करेंगे, उसी के बारे में बताया गया। तो क्या बोला जा रहा है, वेयर ए कलेक्टर रिसीव्स ए सर्टिफिकेट अंडर दिस एक्ट फ्रॉम ए कलेक्टर ऑफ अनदर स्टेट और कलेक्टर इन पाकिस्तान और बर्मा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है जब कलेक्टर कोई सर्टिफिकेट रिसीव करता है किसी दूसरे स्टेट से, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, पाकिस्तान या बर्मा के कलेक्टर से, तो वो क्या कर सकता है, ही और शी shall remit any sum recoverable by him, उन्होंने जो पैसा को रिकवर किया, कैसे रिकवर किया, बाय virtue of that सर्टिफिकेट, उस सर्टिफिकेट के बदौलत उन्होंने जो पैसा रिकवर किया, उस पैसे को वो क्या करेगा, जिसने वो सर्टिफिकेट बनाया था उन कलेक्टर के पास, उन कलेक्टर के पास वो पैसा को रिमिट कर देगा। और जब रिमिट करेगा, कैसे करेगा, आफ्टर डिडक्टिंग हिज एक्सपेंस, उनका अपना जो खर्चा है उस कलेक्शन पे उसको काटते हुए बाकी पैसा जो है रिकवर कर देगा। यही बताता है हम लोगों का सेक्शन 10। तो यहां तक हम लोगों का ये जो हमारा एक्ट है वो खत्म होता है। ठीक है, चलिए, तो यही पे हम लोग आज का सेशन खत्म करते हैं।